Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. Our today's session is based on an important poem, My Grandmother's House by Kamla Das, an Indian confessional poet. I have already uploaded a session on British confessional poetry and important poets associated with it, and Kamla Das as a confessional poet. You can visit my YouTube channel and watch it there. Let us begin with our today's session. To start with, who is Kamla Das? Now, Kamla Das is an very well-renowned Indian English confessional poet. इन्होंने इंडियन लिटरेचर में कन्फेशनल पोइट्री का ट्रेंड स्टार्ट किया है. Now, she was born as Kamla Suraiya and she is an important Indian poet and novelist. Why Kamla Suraiya? इनका जब आप बायोग्राफी पढ़ोगे और इनका एक पर्टिकुलरली एक पोएम है एन इंट्रोडक्शन, जब आप उसको पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो दैट वहाँ पे इन्होंने अपनी 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के बारे में बात किया है, 3 डिफरेंट नेम्स के बारे में बात किया है. एंड दोज नेम्स आर कमला दास, जिनसे हम उनको जानते हैं, Madhavi Kutti, which is her pen name, and कमला सुरैया. ये 3 डिफरेंट नाम हैं जो हमें कमला दास के बारे में देखने को मिलेगा. कमला सुरैया वाला जो नाम है पर्टिकुलरली दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल. कुछ क्रिटिक्स कहते हैं दैट शी वाज इंडल्ज्ड इन a love affair with a Muslim man and out of that she chose her name to be Kamla Suraiya. कुछ क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं. कमला दास रोट ओपनली अबाउट पॉलिटिक्स एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन. ये 2 पर्टिकुलर थीम जो है इनके पोएम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें वो सोसाइटी के बारे में बात करती हैं, वो वुमेन फीलिंग्स के बारे में बात करेंगी, विच कम्स अंडर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड अ जॉनर पॉलिटिक्स. In India, she popularized the concept of confessional poetry, openly expressing and speaking about something that is considered as a taboo. Confessional poetry उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करता है जो एक हमारे लिए टैबू है सोसाइटी में. टैबू इज समथिंग आप जिसके बारे में ओपनली बात नहीं कर सकते हो. Coming to the poem My Grandmother's House first appeared in her first anthology of verse titled Summer Time in Calcutta. ये जो इनका पोएम है माई ग्रैंडमदर्स हाउस, ये 1965 में पब्लिश होता है इन हर फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन entitled as Summer Time in Calcutta. ये पब्लिकेशन कहाँ, ये पब्लिश कहाँ हुआ था ये याद रखना है आपको. 1965 में हुआ था ये याद रखना है आपको. ये आपका यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है कि ये पब्लिश कब हुआ और कौन से पोइट्री कलेक्शन में इनका ये पब्लिश होता है. नाउ कमिंग बैक, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. इस पर्टिकुलर पोएम में, ऐसे भी इनके सारे पोएम्स में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिलेगा, द एलिमेंट ऑफ आई, बिकॉज इनके पोएम्स जो है वो कन्फेशनल पोइट्री है. तो इस पोएम में भी हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलेगा एज शी टॉक्स अबाउट हर लोनलीनेस इन द पोएम. It is an autobiographical poem in which the poet's longing for her parental home in Malabar is movingly described. इस particular poem में हमें देखने को मिलेगा the longing, how Kamla Das is longing for her parental house in Malabar. Malabar is a place. वो उनको कितना ज़्यादा उस जगह का याद आ रहा है, and because of that she is feeling so lonely. In the poem, she is reminded of the ancestral house where she had received immense love and affection from her grandmother. A note of pessimism runs throughout the action of the poem. It reveals the poet's painful, unfulfilled desire to visit her grandmother's house. She suffers in silence due to the wear and tear the house has undergone in the grandmother's absence. इस पर्टिकुलर वर्क में हमें एक पेसिमिस्टिक टोन देखने को मिलेगा, एंड द पेसिमिस्टिक टोन, द पेसिमिज्म इज दैट कि
हमारी पोएट जो है, द स्पीकर, शी इज सो सैड, शी इज इन सच अ पेन दैट शी इज नॉट एबल टू विजिट द हाउस एनी मोर बिकॉज हर ग्रैंड मदर इज नो मोर। तो एक पेसिमिस्टिक टोन हमें देखने को मिलता है पोएम में, इसीलिए हमें इस पोएम में पोएट के ग्रीफ के बारे में पता चलता है। दस इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। Now, this particular poem is also about the detachment with her loveless marriage that reminded her of her grandmother's pure and selfless love. इस poem में towards the end, when we will start reading the poem, we will see कि इनके कमला दास के लव लाइफ के बारे में भी हमें एक हिंट मिलता है। द हिंट इज दैट कि इनका शादी बहुत ही अर्ली एज में हो गया था। एट द एज ऑफ 16 शी गॉट मैरिड एंड इनका जो मैरिज है दैट इज सो लवलेस। इनके हस्बैंड से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इनके दूसरे पोएम्स में भी हमें देखने को मिलता है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में भी रहती है, विच शी ओपनली कन्फेसेस अबाउट। तो इस पर्टिकुलर पोएम में भी हमें वो डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। शी ऑल्सो कंपेयर्स हर हार्ट विथ अ डार्क विंडो वेयर द फ्रेश एयर डज नॉट ब्लो एनी मोर। इस पोएम में इन्होंने काफ़ी सारे सिम्बल्स, इमेजरी, मेटाफर, सिमिली ये सब यूज़ किया है टू शो हर कंडीशन कि हाउ शी इज फीलिंग। नाउ टू स्टार्ट द पोएम, देयर इज अ हाउस नाउ far away where once I received love। वो बोल रही है कि एक घर था, अब वो काफी दूर है जहां पे मुझे एक बार बहुत प्यार मिलता था। ये जो डॉट 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 है ये हमारे लिए डॉट 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 है। इन लिटरेचर ये एक फिगर ऑफ स्पीच है एंड द फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज एलिप्सिस। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, पोइटिक डिवाइस है एलिप्सिस। आप इसका यूज करके पोइट्री में, पोइट्री टेक्निक का यूज करके आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। लाइक इन द पोएम, यहाँ पे एलिप्सिस का यूज करके पोएट हमें ग्रीफ, अपने ग्रीफ के बारे में बता रही हैं, डीप ग्रीफ के बारे में शोकेस कर रही हैं, दैट शी हैज नो वर्ड्स फर्दर टू से। The poem continues as that woman died। यहाँ पे एक वुमेन के बारे में बात हो रहा है, which we know is the speaker's grandmother, that is Kamala Das' grandmother। That woman died, the house withdrew into silence। तो बोला जा रहा है कि जैसे ही उस वुमेन का डेथ हुआ था वैसे ही ये जो घर है which is far away, एक सन्नाटा छा गया था इस घर में। There was a silence। Snakes moved among books। और जो स्नेक्स है वो बुक्स में घूम रहे थे। इट इज अ मेटाफर यूज्ड है विच शोज कि अब वो जगह एक खंडर बन चुका है। आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। ये बोल रही हैं कि जब मैं वहाँ विजिट करती थी तो आई वॉज टू यंग टू रीड दोज बुक्स। उन बुक्स के नाउ आई एम एबल टू रीड, बट अब वो बुक्स का वो वैल्यू नहीं है बिकॉज वो ग्रैंड मदर नहीं है वहाँ पे, एंड दोज बुक्स आर जस्ट लाइक एक खंडर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बोलती है मैं जब भी वहाँ पे जाने के बारे में सोचती हूँ मेरा जो ब्लड है वो मून के तरह एकदम कोल्ड फील होने लग, मेरा जो ब्लड है वो मुझे मून के तरह एकदम कोल्ड फील होने लगता है। यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है टू कंपेयर। How often I think of going there to peer through the blind eyes of windows or just listen to the frozen air or in wild despair, pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door। ये बोलती हैं यहाँ पे कि मैं कितनी बार सोचती हूँ वहाँ जाने का और वहाँ जाके सिर्फ एक बार विंडो से झांक लूँ, एक बार वो फ्रोजन एयर वहाँ जो बह रहा है, बिकॉज दैट प्लेस इज लाइफलेस नाउ, लवलेस नाउ, तो वो जो फ्रोजन एयर वहाँ फ्लो कर रहा है मैं उसको एक बार जस्ट वहाँ जाके फील कर लूँ। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, और वो जो डार्कनेस अब वहाँ पे आ गया है उस डार्कनेस को मैं अपने साथ उठा के ले आऊँ, टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर, और उसको मैं अपने इस घर पे, इस बेडरूम में रखूँ, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। बिकॉज ये अपने आप को यहाँ पे कंपेयर कर रही हैं इस पर्टिकुलर फ्रेज से, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। ब्रूडिंग डॉग का मतलब होता है कि
अ डॉग हु इज़ लॉन्गिंग फॉर समथिंग, हु इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने किसी डॉग को 4-5 दिन से खाना नहीं दिया है और सडनली आपने उसके सामने में अ प्लेट फुल ऑफ मीट रख दिया है। दैट डॉग विल स्टार्ट सलाइवेटिंग। तो वो जो उसके अंदर उस टाइम पे चाह दिखेगी, वो चाह अभी हमें कमला दास के अंदर दिख रहा है, इसीलिए वो अपने आप को इस पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू एक ब्रूडिंग डॉग से कंपेयर करती है। फिर ये बोलती हैं यू कैन नॉट बिलीव। अब ये यहाँ पे एक थर्ड पर्सन से कॉन्वर्सेशन में आती हैं और बोलती है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड। कि मैं एक बार इस तरह के घर पे रहती थी और मैं काफ़ी प्राउड हूँ उस चीज़ के लिए और मुझे वहाँ पे बहुत प्यार मिलता था। नाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड डार्लिंग, वी सी कि ये यहाँ पे अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं। वी अज्यूम दैट दिस डार्लिंग वर्ड इज यूज्ड फॉर हर हस्बैंड। आई who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love, at least in small change। ये बोलती हैं कि अब ये जो मेरा लाइफ है इतना लाइफ लवलेस हो गया है कि आई हैव टू बेग एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव। मुझे अनजान लोगों के पास जाके गेट खटखटाना पड़ता है कि मुझे प्यार दो। ये पर्टिकुलर जो लाइन है हमारा, ये 3 लाइन पोइट्री का, ये हमें इनके एक्सटर्नल अफेयर के बारे में बताता है। स्ट्रेंजर्स यहाँ पे जो है, वी अज्यूम दैट इट इज़ यूज्ड फॉर हर लवर। ये अपने लवर के लिए ये वर्ड यूज़ करती हैं स्ट्रेंजर, क्योंकि इनका जो खुद का मैरिज है, जो ये लाइन बोल रही है पहले, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, वो बोल रही है उनको कि मैं एक ऐसे जगह से आ रही हूँ जहाँ पे मुझे इतना प्यार मिला, मुझे प्यार की आदत है, एंड आई एम नॉट एबल टू रिसीव दैट लव हियर, सो आई हैव टू गो एंड बेग एट द स्ट्रेंजर्स डोर फॉर दैट, जस्ट इन स्मॉल चेंजेस। तो ओवरऑल इस पूरे पोएम में हमें एक नॉस्टैल्जिक, एक लोनली टोन देखने को मिलता है। इस पूरे पोएम में वो अपने ग्रैंडमदर हाउस को बता रही हैं, हाउ दैट प्लेस इज नाउ, हाउ व्हाट दैट प्लेस वाज एंड हाउ दैट प्लेस इट इज नाउ। उनकी मदर, उनकी ग्रैंडमदर इनसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। ये सारा कंपैरिजन हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। दिस इज व्हाट द पोएम वाज अबाउट। Moving forward, if we talk about the form and meter used in this poem, the poem consists of a single 16-line stanza। हमारा जो पोएम है वो एक सिंगल स्टैंजा का पोएम है which consists of 16 lines of free verse। और ये पोएम हमारा फ्री वर्स में लिखा हुआ है with no rhyme scheme, और कोई राइम स्कीम नहीं है इसमें। देयर इज नो राइम स्कीम, कोई रेगुलर मीटर का भी यूज नहीं हो रहा है इसमें। आपको बहुत सारे लाइंस जो है इसमें इंजैब्ड देखेंगे। इंजैब्ड इज पोइटिक टेक्निक, इंजैबमेंट हम लोग कहते हैं इसको। ये एक पोइट्रिक टेक्निक है जिसमें लास्ट का लाइन आपके फर्स्ट लाइन के साथ एक कनेक्शन बनाएगा। तो मोस्ट ऑफ द लाइन्स आर इंजैब्ड, क्रिएटिंग अ स्टेडी फ्लो ऑफ थॉट विथ नो पॉजेस। आप जब पोइट्री पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप एक कंटिन्यूअस किसी का थॉट पढ़ रहे हो, एंड दिस सीमलेस अनइंटरप्टेड technique subtly emphasizes how constant and all consuming the speaker loneliness is। इसी पर्टिकुलर पैटर्न को यूज करके वो हमें बताती है कि उनका लोनलीनेस कैसा है। नाउ आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है पोएम का, कि पोएम 16 लाइन के स्टैंजा में लिखा हुआ है, एक सिंगल स्टैंजा है, फ्री वर्स में लिखा हुआ है, कोई राइम स्कीम नहीं है और कोई रेगुलर मीटर यूज नहीं किया गया है। अब ये जो ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो लैक ऑफ राइम स्कीम है, राइम रिदम हमें देखने को मिल रहा है, इट मेक्स स्पीकर्स वॉइस साउंड थॉटफुल। हमें लग रहा है कि वी आर रीडिंग समथिंग नेचुरल, थॉटफुल, इंटीमेट एंड नेचुरल। It is as if reader is listening to the thoughts of the poet in one flow, और वो उससे कनेक्ट कर पा रही है। हमारा कोई भी लाइन राइम नहीं करता है एक्सेप्ट लाइन 8 एंड 9। इसमें हमें इंटरनल राइमिंग देखने को मिलता है with the word air and disappear।
ये दो वर्ड्स में हमें इंटरनल राइमिंग देखने को मिलता है एंड इट एम्फसाइजेस हाउ डेस्परेटली अलोन एंड अनलव्ड द स्पीकर फील्स। इसीलिए ये हमारा एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट द थीम्स वी सी, ये दो इंपॉर्टेंट थीम हमें इस पूरे पोएम में देखने को मिलता है। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया इज समथिंग कि आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो, तो द पोएम इवोक्स अ डीप सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, रिफ्लेक्टिंग ऑन चाइल्डहुड मेमोरीज दैट शेप द स्पीकर्स आइडेंटिटी। तो नॉस्टैल्जिया becomes an important theme in our poem. Apart from that, we have loss and its impact. लॉस यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है कि हमारी स्पीकर ने कुछ खोया है। शी इज टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट लॉस ऑफ हर लाइफ। तो लॉस इज पोर्ट्रेड थ्रू द पेनफुल एब्सेंस ऑफ हर ग्रैंडमदर, highlighting the emotional turmoil experienced by the speaker, creating a contrast with loveless present. लॉस किसके कंपैरिजन में वो लॉस कर रही हैं? अपने प्रेजेंट लाइफ के कंपैरिजन में अपने पास्ट लाइफ को वो कंपेयर करके हमें बता रही हैं। Apart from that, desire for love is also an important theme of our poem. पोएम में कुछ मेटाफर्स और इमेजरी का यूज़ किया गया है जिससे हमें इस पोइट्री के डेप्थ के बारे में पता चलता है। जैसे कि इन द पोएम विविड इमेजरी इज यूज्ड टू contrast the warmth and love of the grandmother's house with the speaker's present loneliness and longing. The poem employs sensory details. हमें जितना भी इमेजरी देखने को मिलता है दे आर सेंसरी, ताकि आप फील कर सको उसको, लाइक ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज एंड फ्रोजन एयर। ये पर्टिकुलर इमेजरी को ये यूज करके पोएट हमें बताना चाह रही है टू इवोक अ सेंस ऑफ डेसोलेशन एंड स्पीकर्स विजनलेस स्टेट इन द प्रेजेंट, कॉन्ट्रास्टिंग विद द वाइब्रेंट लविंग एटमॉस्फेयर। वो यहाँ पे हमें अपने लोनलीनेस के बारे में बताना चाह रही है बाय यूजिंग द फ्रेजेस लाइक फ्रोजन एयर, ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज। With the image of the snakes moved among books, the poet creates an unsettling picture of decay and abandonment. How her marriage is decaying every day and how her husband is abandoning her. And with metaphors like blood turned cold like moon, she emphasizes the emotional chill the speaker experiences now by remembering that old memories. This is how she has implied imagery in her poem. Moving forward and talking about the symbols she has used in the poem, we have the symbol of the house. Generally house आपके लिए एक ऐसा place होता है, एक where you belong, आपको वहाँ पे safety, एक connection feel होता है. But in the poem, grandmother का house जो है, it represents abandonment. स्पीकर के लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस. डार्कनेस इज अनदर सिंबल. इन द पोएम डार्कनेस सिंबलाइजेस द स्पीकर्स मोर्निंग फॉर हर डेड ग्रैंडमदर. आप कभी दुख होते हो, पेसिमिस्टिक टोन जो हमारा यूज हो रहा है, दैट सिंबलाइजेस डार्कनेस ओनली. She knows that now whenever she visits her grandmother's house, she will find it empty and abandoned. Thus she imagines gathering all the darkness and carrying it home, as no she will find it there. उनको पता है कि when she will visit there, the only thing that she will find in her grandmother's house right now is the darkness. And yet she wants to carry that darkness with her to her present home, because उनको एक belongingness का feeling ही नहीं आ रहा है वहाँ पे, इसीलिए वो अपने आप को brooding dog से compare कर रही होती है वहाँ पे. The darkness also suggests the absence of metaphorical light and warmth that her grandmother's love provided her. ग्रैंडमदर का लव जो पोएट को एक सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन, पीस, लाइफ का मीनिंग प्रोवाइड करता था, वो सब मिसिंग है. इसीलिए उनके लाइफ से मेटाफोरिकल लाइट मिसिंग है. दिस इज व्हाट डार्कनेस सिंबलाइजेस इन आवर पोएम. टू टॉक मोर अबाउट द पोएम, इफ यू विल सी द वेरी ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम captures the poet's mood of nostalgia, and the house is seen as a piece of security, but here that security is sadly missing from the life of the poet. The poem also has sense of frustration and hopelessness as the speaker opens up about her feelings that she is not able to visit the place again. The poet is in a mood of a reminiscence and recreates the plight of the grandmother's house after her departure from the scene of her life. In the last lines, we see that
how Kamala Das exposes the futility of lovelessness and hopelessness marital relationship. It shows the agony and humiliation of a married woman who is forced to seek marital relationships, to seek love for her emotional satisfaction. That she has lost all her identity and freedom in the loveless relationship, the same identity which she was able to find in her childhood memories. She has lost it all now. Thus the poem talks about how speaker is feeling nostalgic, identityless, lonely, she desires for the love. This is the whole poem is about. आप देखो कि इनका ये जो पोएम है, हाउ ब्यूटिफुली शी हैज़ रिटन इट, कितने ब्यूटिफुल तरीके से इन्होंने अपने ग्रैंडमदर के लव को वैल्यू किया है. हाउ ब्यूटिफुली शी एक्सप्लोर्स दैट कि इनकी ग्रैंडमदर जो है वो इनको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी. तो उनके थ्रू द लव ऑफ ग्रैंडमदर शी इज़ टेलिंग अस कि एक इंडियन loveless marriage कैसा होता है. she is giving us the imagery कि how the life of woman changes after marriage, अगर वो एक loveless marriage में जाती है. तो इस पर्टिकुलर पोएम से इतना होमली फीलिंग पोएम है ये कि हर लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे. हर लोग अपने घर जाते हैं, नानी के घर जाएंगे, कोई दादी के घर जाएंगे, और वहाँ से आपको एक फीलिंग आती है. So you can see कि why Kamala Das was a confessional poet, and you can see how she used to openly talk about her feelings. इसी तरीके से इसी metaphorical lines, ये जो लास्ट के 3 लाइन्स हैं, इन्हीं metaphorical lines के थ्रू वो अपने सारे पोइट्रीज में अपने लाइफ के बारे में, अपने लवलेस मैरिज के बारे में, अपने लॉस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में एक्सप्रेस करती हैं. इफ़ यू आस्क मी कि मैम यूजी के स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे पढ़े, तो यूजी के स्टूडेंट्स को अगर ये चीज़ पढ़ना है फॉर देयर सब्जेक्टिव पेपर, तो आपको पहले तो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस याद होना चाहिए पोएम का. अपार्ट फ्रॉम दैट ये पोएम किस पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई है, एंड यू नीड टू प्रिपेयर एन आंसर ऑन माई ग्रैंडमदर्स हाउस एज अ कन्फेशनल पोएम. उसमें आप सारा चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, सिंबल्स का बता सकते हो, थीम्स का बता सकते हो, इमेजरी, मेटाफर, लिटरेरी डिवाइसेस, सारी चीज़ों को आप उसमें कवर कर सकते हो. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं. नेट के पर्सपेक्टिव से यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द की पॉइंट्स. आपको पोइट्री का एसेंस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोइट्री कहाँ पब्लिश हुई है, एंड इसमें सिंबल्स क्या है. दैट्स इट. आई होप दैट यू ऑल हैव नोटेड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. If there will be any doubt, you can comment it down and I'll reply you back. To get the PDF, you can join my Telegram link. You will get the PDF there. Now let us end our session. Have a lovely day, learners.